नमस्कार, देश के नंबर 1 शो न्यूज की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आप सभी ने जिस तरह से पाठशाला में फुल अटेंडेंस लगाई है, जिस तरह से पाठशाला को फुल मार्क्स दिए हैं, उसका रिजल्ट आ गया है। न्यूज की पाठशाला देश का नंबर 1 शो बन चुका है और एक हफ्ते से नहीं, लगातार 4 हफ्ते से पाठशाला टॉप पोजीशन पर है। बड़े बड़े चैनल के रात 9 बजे के शो को पाठशाला जो है वो पीछे छोड़ चुका है, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें मिल रहा है। इतने कम समय में कोई भी न्यूज शो आप जैसे करोड़ों दर्शकों के बीच इतना पॉपुलर हो जाएगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। ये सब आपके भरोसे की वजह से हुआ है और हर दिन हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके भरोसे पर हम खरे उतरें। आप पाठशाला में ऐसे ही अटेंडेंस लगाते रहिए। हमारे शो को नंबर 1 शो बनाए रखना है, क्योंकि शो आपका भी उतना ही है। पाठशाला में जो अटेंडेंस लगा रहे हैं, ये उनका भी शो है। इसलिए घर में सबको बताइएगा कि हमारा शो नंबर 1 हो गया है। ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है और यहां खबर का हर चैप्टर विस्तार से खुलता है, इसीलिए इतने लोग इसमें अटेंडेंस लगाते जा रहे हैं। और आप सभी को धन्यवाद कहने के बाद आज आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा। चीफ जस्टिस के घर पर पीएम मोदी की आरती, सेटिंग गेटिंग के आरोप का सच क्या है, आज इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इंदिरा, मनमोहन, मोदी, देश की न्यायपालिका के साथ असल गेम का चैप्टर खोलूंगा आज। कांग्रेस के राज वाला जज नेता जज का जो खेल था, उसके बारे में सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। इसके अलावा ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, क्या खुद इस्तीफा देने वाली हैं दीदी, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। एक दिन में 5 लाख करोड़ की कमाई, पीएम मोदी ने तो गजब ही कर रखा है बॉस। मोदी ने ऐसा क्या किया कि गांव कस्बे का आदमी भी लखपति करोड़पति बन गया है, आज ये चैप्टर भी खोलूंगा। इसके अलावा कश्मीर के गौरवशाली हिंदू राजाओं का चैप्टर 2 आज खुलेगा। जो कल आधा चैप्टर रह गया था, वो आज पूरा करूंगा। गौरवशाली हिंदू साम्राज्य वाला कश्मीर कैसे मुस्लिम बहुल कश्मीर बना, इसका इतिहास भी बताऊंगा। 2 बार महमूद गजनी को हराने वाले हिंदू साम्राज्य का चैप्टर जो आपने नहीं सुना होगा, वो आपके लिए लेकर आया। इसके अलावा यूपी के 5 भेड़िए पकड़े गए तो गुस्साए लंगड़े भेड़िए ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं क्या। यूपी के आदमखोर भेड़ियों पर वो खबर आई कि सब शॉक्ड रह गए हैं, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। शिमला में संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण का विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। मस्जिद कमेटी ने शिमला के नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की है और उनके सामने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने का प्रस्ताव रख दिया है। मस्जिद कमेटी ने कहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद हम खुद मस्जिद के अवैध निर्माण को गिरा देंगे। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है, तब तक मस्जिद को सील कर दिया जाए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अयोध्या को लेकर योगी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता और अधिकारी वहां की जमीन लूट रहे हैं, किसानों को मन मुताबिक मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान पर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अयोध्या का इतना विकास हो गया। कर्नाटक के मांड्या में गणपति जुलूस पर हुए हमले के बाद अब हालात कंट्रोल में है। पुलिस ने 52 लोगों को हिरासत में लिया है और अब इस बात की जांच चल रही है कि यह हमला प्री प्लान था या अचानक हुआ। वहीं घटना के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। इसमें उपद्रवी मस्जिद के पास जुलूस पर पथराव करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ करते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में कानपुर के बाद अब हरदोई में भी ट्रेन हादसे वाली साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के जरिए कोलकाता से अमृतसर जा रही दुर्गियाना एक्सप्रेस में ब्लास्ट प्लान बनाया गया, लेकिन केबल से टकराने के बाद ट्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे को इस बात की आशंका है कि बिजली के केबल से जानबूझकर छेड़छाड़ की गई थी, क्योंकि जिस तरह से केबल ट्रेन के सामने आया वैसा अमूमन होता नहीं है। चंडीगढ़ में एक कोठी पर हुए हैंड ग्रेनेड अटैक के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों के निशाने पर पंजाब के रिटायर्ड एसपी थे, जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच में शामिल रहे। एजेंसियों को ब्लास्ट के पीछे खालिस्तानी कनेक्शन का भी शक है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में अमेरिका और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकियों के शामिल होने की आशंका है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद सीताराम येचुरी का आज निधन हो गया। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीताराम येचुरी दिल्ली एम्स के आईसीयू में 19 अगस्त से भर्ती थे। वो फेफड़ों के इन्फेक्शन से पीड़ित थे। डॉक्टर्स की टीम कई दिनों से उनका इलाज कर रही थी। सीताराम येचुरी की इच्छा के मुताबिक उनके पार्थिव शरीर को रिसर्च के लिए एम्स को सौंप दिया गया है।
तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, चीफ जस्टिस के घर पीएम मोदी ने आरती की। क्या ये सेटिंग गेटिंग थी? इस आरोप का सच क्या है? इंदिरा, मनमोहन, मोदी, देश की न्यायपालिका के साथ असल गेम का चैप्टर खोलूंगा। कांग्रेस के राज वाला जज नेता, नेता जज का जो खेल था उसके बारे में सुनेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। और ममता बनर्जी क्या इस्तीफा देने वाली हैं, इस खबर के बारे में भी बताऊंगा। तो खोलते हैं पहला चैप्टर। बॉस, दुनिया के पास सब कुछ हो सकता है, लेकिन भारत जैसा अतरंगी विपक्ष नहीं हो सकता। ऐसा विपक्ष शायद ही कहीं हो जो इकोसिस्टम के भोंपू की मदद से शोर मचा मचाकर मुद्दा बनाने का भरपूर प्रयास करता है, और जब झूठ और भ्रम फैलाता रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो कपड़े झाड़ता और आगे बढ़ जाता है कि नहीं हमने क्या, अब अगला देखेंगे। मतलब गजब ही है बॉस यहां के विपक्ष का। हमारे यहां का विपक्षी है जो जब मन करता है ईवीएम हैक बता देता है, जब मन करता है खुद की चुनावी जीत पर जश्न मनाने लगता है कि अरे हमने तो मोदी का घमंड तोड़ दिया, हम 99 पर आ गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। जब मन करता है विदेश तक में जाकर बोलाता है कि भारत में तो जुडिशरी और लोकतंत्र बचा नहीं है। जब इनके मन मुताबिक फैसला आ जाए तो कहता है कि जुडिशरी जिंदा है, गजब हो गया, देखिए देखिए मोदी सरकार से सवाल होने चाहिए। मतलब अलग लेवल की पॉलिटिक्स है इन लोगों की। और अब विपक्ष का नया ड्रामा चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गणेश उत्सव की आरती पर, जो उन्होंने देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर कर दी। इस देश में आप इफ्तार पार्टियां करिए, बड़े बड़े लोगों को बुलाइए, कोई कुछ नहीं कहेगा, उल्टे आपकी तारीफ करेगा कि वाह क्या गजब का सेकुलरिज्म है। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने घर में गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं और प्रधानमंत्री वहां गणेश आरती करने चले जाते हैं, अरे बॉस ऐसा हंगामा मचा दिए ये लोग कि जैसे आसमान टूट गया, धरती फट गई, प्रलय आ गई, अब दुनिया नहीं बचेगी। मतलब इतनी हिपोक्रेसी जिसकी कोई सीमा नहीं है। कल रात से इंडी गठबंधन के इकोसिस्टम में आग लगी हुई है, जब से उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस के घर जा रहे हैं और वहां गणेश आरती कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह की हाय तौबा मची है, उससे तो लग रहा है कि वीडियो देखते ही कई लोग मूर्छित हो गए होंगे। डर लग रहा है कि कुछ को हार्ट अटैक ना आ गया हो। कल रात से लेकर आज पूरा दिन इस इकोसिस्टम का बीपी बढ़ा रहा है। कोई कह रहा है कि पीएम गए क्यों चीफ जस्टिस के घर पे, कोई कह रहा है कि चीफ जस्टिस ने बुलाया क्यों पीएम को। भाई मतलब इशारों इशारों में, कोई खुल के कह रहा है, कोई इशारों इशारों में कह रहा है कि अरे बॉस ये तो जुडिशरी और सरकार के बीच सेटिंग गेटिंग हो गई। लेकिन इनकी बुद्धि पर तरस आता है कि कोई किसी से सेटिंग करेगा तो ऐसे कुल्ले में करेगा बॉस, वीडियो दिखाएगा। खैर आज इस चैप्टर में हम आपको विस्तार से एक एक चीज बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बनते थे और जज नेता बन जाते थे। ऐसा लगता था जज ना हुए क्रिकेट प्लेयर हो गए जो कभी आईपीएल खेल रहे हैं, कभी नेशनल टीम में टेस्ट खेलने जा रहे हैं। जो लोग आज नैतिकता की दुहाई देकर छाती पीट रहे हैं, उन्हें ऐसी ऐसी बातें याद दिलाऊंगा कि मुंह झुकाकर छुपने की जगह ढूंढेंगे। लेकिन सबसे पहले यह देख लीजिए कि ऑपोजिशन पीएम मोदी की इस गणेश आरती पर कह क्या रहा है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस तरह से व्यक्तिगत तौर पर मिलना न्यायपालिका की आजादी के लिए ठीक नहीं। सीजेआई और पीएम के बीच एकदम व्यक्तिगत और एकांत मुलाकात की परंपरा नहीं रही है। ये कहां एकांत है बॉस? ये आसपास लोग खड़े हुए, इनको दिख नहीं रहे हैं? ये अदृश्य लोग हैं क्या? खैर, इस तरह की मुलाकात से लोगों के मन में शक पैदा होता है। लोगों के मन में शक पैदा नहीं होता है, आप पैदा करना चाह रहे हैं। एक बार सुनिए आरजेडी के सांसद मनोज झा क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा कि किसने सीधे सीजीआई के आचरण पर ही सवाल उठा दिए। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं है, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। जो बात मनोज झा इशारों में कह रहे हैं उसी बात को शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता खुलकर बोल रहे हैं और सीधे चीफ जस्टिस को टारगेट कर रहे हैं। संजय राउत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिख दिया कि संविधान के घर को आग लगी घर के चिराग से, ईवीएम को क्लीन चिट। महाराष्ट्र में चल रही संविधान विरोधी सरकार के सुनवाई पर 3 साल से तारीख पर तारीख। पश्चिम बंगाल बलात्कार मामले में सू मोटो हस्तक्षेप, लेकिन महाराष्ट्र रेप कांड का जिक्र नहीं।
दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल की बेल पर तारीख ये सब क्यों हो रहा है? क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। भारत माता की जय। यानी संजय राउत ने तो एक ही पल में सीजेआई के पूरे करियर पर सवाल उठा दिए, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को गणेश पूजा पर अपने घर बुला लिया। इंडी गठबंधन का यही हाल है, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में किसी को भी टारगेट कर सकता है। पिछले दिनों कोलकाता केस में जब राष्ट्रपति ने टिप्पणी कर दी थी तो इंडी गठबंधन ने राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा दिए थे। ये किसी को नहीं छोड़ते भाई। सिर्फ इंडी गठबंधन ही नहीं बल्कि इस मुलाकात से कुछ और लोगों को भी दिक्कत हो रही है। इसमें एक नाम सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह का है। उन्होंने ट्वीट किया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन से समझौता कर लिया। सीजेआई की स्वतंत्रता से सारा भरोसा उठ गया है। एससीबीए यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कार्यपालिका से सीजेआई की स्वतंत्रता से सार्वजनिक रूप से किए गए समझौते की निंदा करनी चाहिए। अभी मैं इतिहास बताऊंगा क्या क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ है, नहीं हुआ है, तब आपको पता चलेगा कि यह कॉम्प्रोमाइज है भी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने भी सीजेआई के घर पर प्रधानमंत्री के पहुंचने पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट किया, यह शॉकिंग है, चौंकाने वाला है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को एक प्राइवेट मीटिंग के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। यह न्यायपालिका के लिए बहुत बुरा संकेत है, जिस पर कार्यपालिका से नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच उचित दूरी होनी जरूरी है। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने इसको जजों के लिए तय किए गए कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी उल्लंघन बता दिया। जो लोग भी इस मुलाकात का विरोध कर रहे हैं वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पीएम मोदी को चीफ जस्टिस के घर पर ऐसे निजी कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए था। ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए कि यह कोई निजी कार्यक्रम जैसा नहीं है। गणेश पूजा पर तो कोई भी किसी के घर पर जाता है आरती करने। संविधान में ऐसी मुलाकात पर किसी तरह की कोई मनाही भी नहीं है। और अगर पीएम मोदी और सीजेआई का मकसद पूजा के अलावा कुछ और होता तो फिर इस मुलाकात की तस्वीरें ही सामने नहीं आती। अगर पर्दे के पीछे सरकार और न्यायपालिका की कोई जुगलबंदी करनी थी तो उसके लिए सीधे पीएम मोदी सीजेआई से डील करेंगे कि जाके फोटो खिंचवाएंगे। अच्छा, फोटो नहीं आती तब अलग तमाशा होता कि खबर चल जाती कि अरे पीएम सीजेआई के घर गए थे तो कहते अरे फोटो नहीं आई, देखो लोग छुप के मिल रहे थे। अब फोटो आ गई तो कह रहे हैं फोटो दिखा के कुछ मैसेज दे रहे हैं। मतलब बहुत ही बचकानी किस्म की बात कर रहे हैं। ऊपर से जिन लोगों को राहुल गांधी की उस अमेरिकी सांसद से मुलाकात में कुछ गलत नहीं दिखता, जो सांसद खुले में कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, जिन लोगों को राहुल गांधी की उन बातों से दिक्कत नहीं है जिसके लिए खालिस्तानी पन्नू ताली बजा रहा है राहुल गांधी के लिए, उन लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर बवाल खड़ा करना है। अच्छा, जो लोग भी ये ज्ञान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री और सीजेआई को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए, इस तरह की मुलाकात से बचना चाहिए, उन्हें साल 2009 की ये तस्वीरें दिखाता हूं जब तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने अपने घर पर इफ्तार पार्टी दी थी। इस इफ्तार पार्टी में तब के सीजेआई केजी बालाकृष्णन शामिल हुए। तब तो किसी ने छाती नहीं पीटी कि अरे बॉस ये क्या हो गया, अब तो न्यायपालिका से भरोसा उठ गया, अब तो कुछ बचा नहीं। क्यों, ये तब के सीजेआई से मनमोहन सिंह सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं क्या? तब किसी ने न्यायपालिका की आजादी को खतरे में नहीं बताया। तब कोई प्रधानमंत्री और सीजेआई को मर्यादा नहीं सिखा रहा था। लेकिन अब सारा ज्ञान नरेंद्र मोदी और सीजेआई की मुलाकात पर निकल रहा है। और तब बीजेपी ने भी सवाल नहीं उठाया था कि सीजेआई क्यों गए मनमोहन सिंह के कार्यक्रम में, इफ्तारी पार्टी में। बॉस, इसीलिए कहता हूं कि कांग्रेस को, राहुल गांधी को कुछ चीजें शायद अगर संभव हो तो बीजेपी से ही सीख लेनी चाहिए। अपने विरोधी से सीखने में बुरा नहीं है कि देश के हित में कुछ मामले हो या देश से जुड़े मामले हो तो उसमें पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए। हालांकि बीजेपी भड़की हुई है। बीजेपी कह रही है कि असली दिक्कत गणपति पूजा से है। सुनिए एक बार संबित पात्रा। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जो लोग आज चीफ जस्टिस पर सवाल उठा रहे हैं वो लोग भूल गए कि ये वही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे फैसले भी दिए जो सरकार के खिलाफ थे। तब यही लोग ताली ठोक रहे थे।
जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के रहते हुए ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और इस पर फैसला आया और उस फैसले से विरोधियों को सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिला। तब नहीं थी सेटिंग गेटिंग। सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने ही मोदी सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया था। जजों की नियुक्ति, सीजेआई चंद्रचूड़ ने हायर कोर्ट्स में जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार की तरफ से नामों को होल्ड पर रखने की आलोचना की। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कॉलेजियम की सिफारिशों को सरकार की तरफ से अनिश्चित काल तक रोका ना जाए और चुने गए जजों के नाम को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए। सेटिंग गेटिंग होती तो यह होता। सीलबंद लिफाफे में जवाब, सीजेआई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कई मामलों में केंद्र सरकार की तरफ से सील कवर में जवाब दाखिल करने से मना कर दिया। ऐसे मामलों में वन रैंक वन पेंशन और हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर हुई सुनवाई भी शामिल है। तब चंद्रचूड़ से इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, आज सीजेआई से दिक्कत हो गई। कह रहे हैं केजरीवाल को जो है वो बेल के मामले में सुनवाई जो है वो टल रही है। अब मनीष सिसोदिया को बेल कैसे मिल गई, संजय सिंह को बेल कैसे मिल गई, हेमंत सोरेन को बेल कैसे मिल गई, और वहां तो हाईकोर्ट ने कह दिया भाई कि ये क्या मामला है। तब जुडिशरी ठीक हो जाती है। जब इनके हिसाब से फैसला आए तब न्यायपालिका ठीक है, नहीं तो पब्लिक के मन में डाउट भर दो। बॉस क्या कर रहे हो आप लोग यार, पूरा देश का सिस्टम हिला दोगे क्योंकि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिलानी है। आदमी नहीं होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर में लाइट नहीं आ रही तो इधर का तार छेड़ता है, उधर का तार छेड़ता है। बॉस ऐसे करके शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया तो घर में आग लगती है। इस तरह के फैसले जब आए थे तो लोग चीफ जस्टिस का आज विरोध, जो लोग आज चीफ जस्टिस का विरोध कर रहे हैं वो तब बड़े खुश थे क्योंकि उनके हिसाब से चीजें चल रही थी। पीएम मोदी गणेश पूजा के लिए सीजीआई के आवास पर क्या पहुंच गए, इंडी गठबंधन का पूरा इकोसिस्टम नैरेटिव सेट करने लगा। यह तक कहा जाने लगा कि यह सब रिटायरमेंट के बाद की सेटिंग हो रही है, जबकि सच्चाई यह है कि सीजीआई के रिटायरमेंट में अभी जो वक्त बचा है उसमें थोड़ा टाइम है। और जो लोग कह रहे हैं कि सेटिंग गेटिंग किया, अरे बॉस सेटिंग गेटिंग करने के लिए जो अभी वक्त बचा है, हाँ, उतने में क्या सेटिंग गेटिंग होगी भाई। पदभार संभाला, ये सीजीआई चंद्रचूड़ के बारे में आपको बता रहा हूं। उनका पदभार कब उन्होंने संभाला सीजीआई के तौर पर, 9 नवंबर 9/11/2022 को। और रिटायर कब हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर 2024 को। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, मतलब 2 साल से इनसे कोई सेटिंग गेटिंग नहीं की। अभी 1 महीने पहले गए नरेंद्र मोदी सेटिंग गेटिंग करने के लिए। कुछ भी, अरे कुछ तो कहानी बनाओ तो उसमें लॉजिक तो रखो। सवाल तो पीएम मोदी और सीजीआई की मुलाकात पर बवाल मचाने वालों की मंशा पर भी उठ रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहे कुछ अहम मामलों को लेकर दबाव बनाने की स्ट्रैटेजी तो नहीं है। जैसे कल ही सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला आना है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में जमानत के साथ अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे रखी है। अरविंद केजरीवाल और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया। लोग पूछ रहे हैं कि ये अहम फैसले के पीछे दबाव तो नहीं बनाया जा रहा कि भाई फैसला जो है अपने मन मुताबिक आ जाए। कोई बड़ी बात नहीं कि चीफ जस्टिस को लेकर ये जो विवाद किया जा रहा है वो न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश है, क्योंकि इन लोगों का तो पूरा इतिहास ही यही रहा है कि न्यायपालिका में कैसे कैसे खेल किया जाए। कांग्रेस के जमाने में कैसे नेता जज बन जाते थे, जज नेता बन जाते थे, आपको वो आज याद दिलाता हूं। आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि इस देश में हुआ क्या है। साल 1969 में जस्टिस एएन रे को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया। 4 साल के अंदर साल 1973 में उन्हें चीफ जस्टिस बना दिया गया। तब यह आरोप लगे थे कि एक केस में सरकार के पक्ष में फैसला देने के अगले ही दिन जस्टिस रे को 3 जजों की वरिष्ठता को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस बनाया गया और इसके विरोध में तीनों वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा तक दिया था। यह है इन लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का केस देखिए, उन पर कांग्रेस को सिख दंगों में क्लीन चिट देने के आरोप लगे। दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, तब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसके बाद सितंबर 1990 में जस्टिस मिश्रा को सीजीआई बनाया गया। नवंबर 1991 में वो इस पद से रिटायर हुए। इसके 2 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इस आयोग के सबसे पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को बनाया गया। वो तकरीबन 3 साल इस पद पर बने रहे।
इसके 5 साल बाद 1998 में जस्टिस मिश्रा को कांग्रेस ने ओडिशा से राज्यसभा भेज दिया और फिर 2004 में उन्हें राज्यसभा भेजा गया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इसी तरह जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर साल 1968 में हाईकोर्ट के जज बने। जस्टिस अय्यर पॉलिटिकल पार्टी सीपीआई के मेंबर थे और साल 1965 तक एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। आरोप है कि पॉलिटिकल कनेक्शन की वजह से जस्टिस अय्यर 5 साल में ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, जबकि हाईकोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। और साल 1987 में जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ लिया। यह है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। इस देश ने वो वक्त भी देखा जब एक दिन पहले सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले जजों को अगले दिन प्रमोशन मिल जाता था, और इस देश ने ऐसा भी हुआ जब सरकार के खिलाफ फैसले देने वाले जजों पर इनडायरेक्ट एक्शन हुआ। इमरजेंसी के दौरान पूरे देश में 9 हाईकोर्ट्स ऐसे थे जहां के जज ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अवैध हिरासत को गलत ठहराया। ऐसे फैसलों की वजह से 18 जज जिन्होंने सरकार के खिलाफ फैसले दिए थे, आरोप है कि उनका तबादला कर दिया गया था। जो इंडी गठबंधन आज प्रधानमंत्री मोदी और सीजेआई को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है, वो ये भी देख ले कि कांग्रेस की सरकारों में क्या हाल होता था। साल 1952 में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फजल अली को रिटायरमेंट के कुछ ही वक्त के बाद ओडिशा का राज्यपाल बना दिया गया। साल 1958 में बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमसी चागला ने अमेरिका में भारत के राजदूत का पद संभालने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया। मतलब जज के तौर पर पद छोड़ा और अमेरिका में भारत के राजदूत बन गए। साल 1967 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोका सुब्बा राव ने अपने पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस के राज में तो ऐसे ऐसे केस है ना बॉस, जिसमें नेतागिरी करते करते सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए लोग, फिर रिटायरमेंट लेकर दोबारा नेता बन गए। इसके बाद भी इनका मन नहीं भरा तो फिर जज बन गए। मतलब खेल बना रखा था कि कभी नेता, कभी जज, कभी जज, कभी नेता। ऐसे ही जस्टिस बहारुल इस्लाम के बारे में आपको बताता हूं, आप शॉक्ड रह जाएंगे बॉस कि क्या हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम 1962 से 1972 के बीच कांग्रेस के टिकट पर राज्यसभा के सदस्य रहे। 1972 में राज्यसभा छोड़ी और 72 में ही तत्कालीन असम नागालैंड हाईकोर्ट के जज बन गए। 10 साल कांग्रेस के वजह से राज्यसभा में सांसद रहे और उधर छोड़े और इधर जज बन गए भाई। फिर 1979 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए। फिर 1 मार्च 1980 को रिटायर हो गए और दोबारा पॉलिटिक्स में आ गए। फिर रिटायरमेंट के 9 महीने में ही इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें 4 दिसंबर 1980 को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जो कि अप्रत्याशित था। किसी भी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उसका सुप्रीम कोर्ट का जज बनना आम बात नहीं है। यह हुआ इस देश में। जनवरी 1983 में असम से चुनाव लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे से 4 हफ्ते पहले इन्होंने बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगन्नाथ मिश्रा को फर्जीवाड़े और आपराधिक मामले में बरी किया था। जब मन किया सांसद बन गए, जब मन किया जज बन गए, जब मन किया चुनाव लड़ लिया, जब मन किया जज बन गए। यह हुआ है कांग्रेस के राज में। जस्टिस बहारुल इस्लाम जनवरी 1983 में सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए और उसी साल जून में कांग्रेस ने उन्हें फिर से राज्यसभा भेज दिया। जस्टिस हारुल इस्लाम का यह मामला तो गजब का है और नैतिकता की सभी हदों को पार करने वाला है। और ऐसे लोग, ऐसा इकोसिस्टम एक गणेश आरती पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जो लोग पीएम के चीफ जस्टिस के घर जाने को लेकर बवाल मचा रहे हैं, उनकी क्लास सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े वकीलों ने भी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इन वकीलों को सुनिए। दोनों व्यक्ति एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करें, उन दोनों को अपनी जिम्मेवारी पता है और पता होनी चाहिए। उन्होंने एक संविधान पे एक ओथ लिया है, एक शपथ ली है, और इसलिए मेरा मानना है कि ये बिना बात कंट्रोवर्सी बनाई जा रही है। दोनों व्यक्ति जानते हैं कि उनकी ड्यूटी क्या है, और इन ऐसी मुलाकातों को जो पब्लिक डोमेन में आ गए, इनसे हमें किसी भी संस्था को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए, पूजा कर लिया, तो इससे सेपरेशन ऑफ पावर का कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। इस मीटिंग को सिंपली एक सोशल मीटिंग थी। अगर सेपरेशन ऑफ पावर या किसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने से रिलेटेड कोई मीटिंग हो
तो उसको पब्लिकली नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को ये एक मसला मिल गया, हारे हुए लोगों को एक मसाला मिल गया। इसी तरह पूर्व जज और मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष रह चुके जस्टिस विजय चौधरी ने पीएम मोदी और सीजेआई की गणेश पूजा पर हो रही सियासत पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि सीजेआई और पीएम दोनों की सनातन पर आस्था है, इसलिए इस मुलाकात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुनिए एक बार। न्यायाधीश घर पर न्यायाधीश नहीं होता। चंद्रचूड़ का परिवार पहले से ही धार्मिक है और नरेंद्र मोदी के बारे में तो सभी ने पढ़ा है कि उन्होंने हिमालय पर्वत पर जाकर तप किया है। तो इन परिस्थितियों में दोनों आस्थावान लोग हैं, तो मेरी नज़र में अगर वो धार्मिक आयोजन के लिए उनके बंगले पर गए हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तो अच्छा है, कम से कम प्रधानमंत्री अपना ईगो छोड़ के वहां गए। यानी कुल मिलाकर चीफ जस्टिस के घर पर पीएम मोदी के जाने पर ऐसा कुछ नहीं हो गया जिसकी वजह से इतना ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन यही ड्रामा तो इनकी राजनीति का पार्ट है। आज आप ममता बनर्जी को ही देख लीजिए। बंगाल में जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। कोलकाता केस को लेकर वो लगातार ममता बनर्जी पर दबाव बनाए हुए हैं, तो ममता बनर्जी ने भी नया पैंतरा कर दिया, चल दिया। हड़ताल खत्म करवाने के लिए आज सीएम ममता ने डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक ममता बनर्जी मीटिंग पॉइंट पर अफसरों के साथ इंतजार करती रहीं। डॉक्टर मीटिंग के लिए नहीं आए। यह मीटिंग 5 बजे होनी थी। डॉक्टर सचिवालय पर 25 मिनट लेट पहुंचे, लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं हो पाई क्योंकि डॉक्टर्स इस बात पर अड़े थे कि मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, जबकि ममता सरकार का यह तर्क था कि मामला अभी कोर्ट में है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर देंगे और डॉक्टर्स को वीडियो दे देंगे। इस बात पर पेच फंस गया, दोनों पक्ष झुके नहीं। अंदर सीएम इंतजार करती रही और बाहर डॉक्टर्स भी अड़े रहे। जब मीटिंग नहीं हुई तो ममता बनर्जी ने अपनी नाराजगी जाहिर की। यह वीडियो सार्वजनिक कर दिया कि देखो मैं तो बैठी हूं, यही लोग नहीं आए, खाली कुर्सियां दिखा दी। इस्तीफे तक की पेशकश करके सनसनी मचा दी। ममता बनर्जी ने कह दिया कि वो बंगाल के लोगों के लिए इस्तीफा देने को तैयार हैं, उन्हें किसी पद का लालच नहीं है। वो बंगाल के लोगों से माफी मांगती हैं जो हड़ताल खत्म होने की उम्मीद कर रहे थे। ममता बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 दिन से उनकी बेस्ट कोशिशों के बावजूद डॉक्टरों से बात नहीं हो पाई। सुनिए एक बार ममता बनर्जी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि ममता के इस्तीफे पर डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं। এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রীর পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক, তিলোত্তমা বিচার পাক আর সাধারণ মানুষ চিকিৎসা পাক। उधर प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर्स का कहना है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं मांगा। जूनियर डॉक्टर्स तो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। ममता बनर्जी अपना इस्तीफा देने को तैयार हैं, कमिश्नर का इस्तीफा क्यों नहीं लेती हैं? हेल्थ वर्कर्स के लिए ज्यादा सुरक्षा मांग रहे हैं डॉक्टर्स, हेल्थ विभाग के बड़े अफसरों पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर्स की हड़ताल से ममता बनर्जी जिस प्रेशर में है, उस प्रेशर को हटाने के लिए एक नया राजनीतिक खेल खेल दिया कि मैं तो तैयार हूं, देखो यही लोग जो है बात नहीं कर रहे, मैं तो इस्तीफा दे दूंगी, उसके लिए भी तैयार हूं, तो दे दीजिए इस्तीफा, फिर रुक क्या रही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी की यह स्ट्रैटेजी काम आएगी, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि डॉक्टर्स तभी मानेंगे जब उन्हें कोलकाता केस में एक्शन होता दिखेगा और यह दिखेगा कि वाकई ममता सरकार इस मामले को लेकर सीरियस है। पाठशाला में अब अगली क्लास। एक दिन में 5 लाख करोड़ की कमाई। पीएम मोदी ने तो गजब ही कर दिया बॉस। मोदी ने ऐसा क्या किया कि गांव और कस्बे का आदमी भी लखपति और करोड़पति बन गया? अब इसका चल। राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे मोदी ने सब बर्बाद कर दिया, जैसे भारत तो तबाह हो चुका है, भारत तो कंगाल हो चुका है। लेकिन कोई भी इन बातों को सुनेगा तो राहुल गांधी पर हंसेगा, क्योंकि यहां तो नरेंद्र मोदी ने ऐसा काम कर दिया कि आज एक दिन में 5-5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हो रही। सिर्फ 90 मिनट के अंदर आज शेयर मार्केट में 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई और शेयर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। नरेंद्र मोदी ने ऐसा गजब कर रखा है कि गांव और कस्बे का आदमी भी आज सोचता है कि बॉस शेयर मार्केट में पैसा लगाएं तो कमाई होगी, और कमा रहा है बॉस। गांव गांव कस्बे कस्बे में लोग शेयर मार्केट में आज की डेट में पैसा लगा रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 5 लाख करोड़ रुपए की कमाई शेयर मार्केट में हो रही है। तो यह पैसा किसी एक की जेब में नहीं जा रहा, यह कमाई उन सभी लोगों की हो रही है जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों में जिनकी जबरदस्त कमाई हुई। इसमें राहुल गांधी भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में बहुत पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी है,
उससे शेयर मार्केट पर निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है और वो पहले से कई ज्यादा गुना निवेश कर रहे हैं। इसके साथ तगड़ी कमाई भी कर रहे हैं। इसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा कि कैसे यह संभव किया नरेंद्र मोदी ने। लेकिन उससे पहले आज की इस रिकॉर्ड तोड़ कमाई के बारे में बताता हूं जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। आज शेयर मार्केट में आई तेजी ने निवेशकों को किस तरह अरबपति बना दिया, पहले उसके कुछ आंकड़े देखिए। शेयर मार्केट में यह तेजी दोपहर 1:45 पर शुरू हुई, जो मार्केट बंद होने तक यानी 3:15 तक चली। इस तेजी की वजह से निवेशकों की कमाई 90 मिनट के अंदर ही 5,14,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। आज सेंसेक्स 1,439 अंक बढ़कर 82,963 के लेवल पर बंद हुआ और निफ्टी 470 अंक बढ़कर 25,389 के लेवल पर बंद हुआ। इस तेजी की वजह से जो बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट कैप बुधवार को 461 लाख करोड़ रुपए था, आज यानी 12 सितंबर को बढ़कर 465 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। आज सबसे ज्यादा तेजी मेटल, आईटी, ऑटो और बैंक शेयर्स में नजर आई। अच्छा, बीते 10 साल से आप भी यही रिकॉर्ड बचता हुआ सुन रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी ने देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी। लेकिन मोदी ने देश की इकोनॉमी को कैसे रॉकेट बना रखा है, इसका एक पैरामीटर शेयर बाजार का सेंटीमेंट भी होता है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की बढ़ती इकोनॉमी को देखकर यहां के शेयर मार्केट में निवेश कर रही हैं, तगड़ा प्रॉफिट कमा रही हैं। कि कहीं की इकोनॉमी डूबती है तो कोई पैसा लगाता है। भारत का शेयर मार्केट किस स्पीड से भाग रहा है और इससे देश के लोगों की कमाई किस लेवल पर पहुंच गई है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। भारत में जो स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट 2019 में 4 करोड़ थे, वो 2024 में बढ़कर 14 करोड़ हो गए। मतलब बीते 5 साल में शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की संख्या 10 करोड़ बढ़ गई है। मतलब 2019 तक 4 करोड़ लोग ऐसे थे जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, अब 14 करोड़ लोग जो हैं वो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। बॉस, ये है नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इकोनॉमी को ऊपर किया हुआ उसका नतीजा। स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए ही शेयर मार्केट में पैसा निवेश होता है। शेयर मार्केट में बंपर रिटर्न की वजह से पिछले 5 महीने में, सिर्फ बीते 5 महीने में 1 करोड़ इन्वेस्टर बढ़े हैं। 2014 में जो सेंसेक्स 25,000 पर था, वो आज की डेट में 83,000 पर पहुंचा हुआ है। मतलब जब मोदी आए तब सेंसेक्स 25,000 पे था, आज 3 गुना ऊपर जाके 83,000 पर है। यानी पिछले 10 साल में सेंसेक्स रॉकेट की गति से ऊपर गया है। बड़ी बात यह है कि इन 10 सालों में सरकारी कंट्रोल वाली पब्लिक सेक्टर की कई कंपनियों में 200 से लेकर 1400% का रिटर्न देखने को मिला है। सोचिए, जिस तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगाने वाले बढ़ रहे हैं, करोड़ों लोग पैसा लगा रहे हैं। बॉस, ये उनका विश्वास है भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में, नरेंद्र मोदी में। और यह विश्वास इसलिए है, यह संख्या इसलिए बड़ी है क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरह से इकोनॉमी रॉकेट बनी, किस तरह से कंपनियां बम बम हो रही हैं, किस तरह से शेयर मार्केट में छप्पर फाट पैसा हर कोई कमा रहा है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए वैसे कहा जाता है कि रिस्क फैक्टर भी ध्यान रखिए, लेकिन इसके बावजूद जो लोग पैसा लगा रहे हैं और यह भरोसा दिखाता है कि उनका पैसा डूबेगा नहीं बल्कि और पैसा बना कर देगा। आज की डेट में स्थिति यह है कि हर कोई शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, हर कोई। बैंक वाले परेशान हैं कि उनके पास एफडी जमा करने वाले कम हो गए हैं, क्योंकि सब देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा बन रहा है। शहर ही नहीं, गांव गांव, कस्बों तक शेयर मार्केट की जानकारी लोगों को है और वो अपना पैसा लगा रहे हैं शेयर मार्केट में। कोई डायरेक्ट लगा रहा है, कोई कहता है कि एसआईपी करा लो, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जो डायरेक्ट शेयर नहीं खरीद रहे हैं या खरीद नहीं सकते, वो एसआईपी करवा लेते हैं। पिछले 10 साल में म्यूचुअल फंड में आने वाला पैसा आप देख लीजिए कैसे बढ़ गया। ये मतलब म्यूचुअल फंड मतलब आप किसी दूसरे को, कंपनी को पैसा देते हो, यार तुम देख लो कौन कौन शेयर बढ़ेगा, तुम पैसा लगा दो। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जरा इसके आंकड़े देखिए कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है। 2014 में जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री थी वो थी 10 लाख करोड़ रुपए की। मतलब लोगों ने अपना 10 लाख करोड़ रुपया लगा रखा था। बड़ी बड़ी कंपनियों के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें लगा रखा था कि तुम ही यार ढंग से देख लो और तुम पैसा लगा दो और हमको पैसा कमा के दे दो। 10 साल में, अभी आप सुनेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे, यही म्यूचुअल फंड का जो मार्केट है वो आज की डेट में 66 लाख करोड़ का हो चुका है। बॉस, 10 साल में 56 लाख करोड़ का जंप है। इतना पैसा पब्लिक लगा रही है म्यूचुअल फंड में।
बहुत से लोग ये कहते हैं कि पैसा किस्मत से आता है, लेकिन भारत के शेयर मार्केट को लेकर दुनिया भर की रिसर्च कहती है कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार की नीतियों की वजह से पैसा बरस रहा है। आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि सेंसेक्स 3 गुना से ऊपर पहुंच गया, और यह काम पिछली सरकारें नहीं कर पाई। लेकिन पहले देखिए कि मोदी राज में जो हो रहा है वो कैसे बीते कई सालों में नहीं हुआ। पीएम मोदी ने कैसे इकोनॉमी को जो बूस्ट दिया, उससे सेंसेक्स रॉकेट बना हुआ है। भाई सेंसेक्स की शुरुआत कब हुई? 1986 में सेंसेक्स शुरू हुआ। 4 साल में सेंसेक्स 1990 तक 1000 के लेवल पे पहुंचा। इसके बाद 2006 में सेंसेक्स बढ़ते बढ़ते 10,000 के पार चला गया। यानी अगर आप देखिएगा 1000 से 10,000 होने में सेंसेक्स को 16 साल लग गए। इसके बाद 2014 आया, तब तक सेंसेक्स 20,000 के पार पहुंचा था। यानी 10,000 से 20,000 पहुंचने में सेंसेक्स को 8 साल लगे। यहां से नरेंद्र मोदी ने देश की गाड़ी संभाली कि हटो मैं चलाऊंगा, गाड़ी तेरा दोस्त चलाएगा। लेकिन 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने गाड़ी नहीं चलाई, उन्होंने रॉकेट बना दिया इसको। उन्होंने कहा मैं पायलट हूं भाई, मैं गाड़ी चलाने आया हूं, मैं उड़ाऊंगा इसको। 2019 आते आते जो सेंसेक्स 20,000 के पार पहुंचा हुआ था, वो 2019 आते आते 40,000 पार कर गया। 5 साल में डबल कूदते हुए भाग रहा है। इसके बाद 2021 में सेंसेक्स 60,000 के पार चला गया, जबकि इसके बीच में कोरोना आया। यानी 2 साल में फिर बम पड़ जम, और अब 2024 में सेंसेक्स 80,000 के पार पहुंच गया। यानी 3 साल में रिकॉर्ड स्तर। मतलब पिछली सरकार को जो काम करने में 28 साल लगे, वो पीएम मोदी के दौर में पिछली बार में 5 साल और दूसरी बार में 2 साल में हो गया। 2014 तक एक समय ऐसा था जब लोगों को 15% रिटर्न भी मिल जाता ना, तो कहते अरे यार राजा हूं मैं, शेयर मार्केट से 15% रिटर्न मिल गया। क्योंकि बैंकों में तो औसतन 7 से 8% का रिटर्न मिलता था एफडी वगैरह कराने में। आज की डेट में लोगों को 100% तक का रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद भी लोग ये कहते हैं कि अरे यार ये शेयर मिस हो गया, इसमें तो 1000% का रिटर्न मिल जाता। ऐसे लोग बात करते हैं भाई। फोर्ब्स का आंकड़ा यह है कि एक साल में अगर आप देखेंगे, ये फोर्ब्स का आंकड़ा बता रहा हूं कि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर जो है, इसमें अगर आप देखेंगे औसत रिटर्न जो मिला है लोगों को कि भाई 100 रुपया लगाया तो उसमें 42 रुपया कमाया, 42.5 रुपया, 42.5% का सालाना रिटर्न मिल रहा है बॉस। सालाना 42.5%। एफडी कराइएगा बैंक में 7%, शेयर मार्केट में लोग लगा रहे हैं 42%। अब आपको पिछले 10 साल में आए इस बदलाव के कुछ कारण बताता हूं। दुनिया भर में फाइनेंस सेक्टर में रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी कंपनी में से एक है जेपी मॉर्गन। वो जेपी मॉर्गन बता रही है कि भारत में डिजिटलाइजेशन की वजह से बैंकिंग सिस्टम बहुत आसान हो गया। जो लोग नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते थे कि डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, क्या होगा इससे, उसी ने बैंकिंग सिस्टम आसान किया। इसके अलावा 2018 के बाद बैंकों का एनपीए भी कम हुआ, तो बैंकिंग सेक्टर का शेयर एकदम धुआं करके ऊपर चला गया धप से। पीएम मोदी के आने के बाद सरकारी कंपनियों की हालत में सुधार हुआ। इस वजह से पब्लिक सेक्टर के शेयर रॉकेट बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में स्मॉल कैप के शेयर ने जबरदस्त तेजी दिखाई। स्मॉल कैप का मतलब होता है कम पूंजी वाली कंपनियां। यानी लोगों को लगा कि यार कम पूंजी की कंपनी है, लेकिन चूंकि सरकार पीएलआई दे रही है, सरकार मदद दे रही है, लोन देने में मदद कर रही है, यह कंपनी ऊपर जाएगी। उसमें पैसा लगाया, कंपनी ऊपर, मुनाफा ऊपर। यहां कैप का मतलब कैपिटल यानी पूंजी होता है। यानी जिन कंपनियों में 5,000 करोड़ रुपए से कम कैपिटल लगी होती है उसे स्मॉल कैप शेयर कहते हैं। इन स्मॉल कैप की कई कंपनियों के शेयरों में 48,000% की तेजी आई है, 48,000%। इसके अलावा पिछले 10 साल में मिड कैप सेक्टर के 78 शेयरों ने लगभग 13,000% का रिटर्न दिया। मिड कैप कंपनियां वो होती हैं जो 20,000 करोड़ रुपए से कम के कैपिटल में लगी हुई होती। पिछले 10 सालों में शेयर मार्केट की पहुंच आम लोगों तक डायरेक्ट हुई है, इससे मार्केट में निवेश बढ़ा है। इस दौरान शेयर मार्केट को लेकर आम लोगों की जानकारी भी बेहतर हुई है। यानी अब लोग तुक्का लगाकर नहीं बल्कि कंपनी की बैलेंस शीट देखकर पैसा लगा रहे हैं। आपको उन सरकारी कंपनियों के शेयर भी बताता हूं जो मोदी सरकार के दौर में रॉकेट बने हुए हैं,
जिनके बारे में राहुल गांधी कहते थे नरेंद्र मोदी एचएएल बर्बाद कर देंगे। जरा देखिए सरकारी कंपनियां, उनके शेयर देखिए, के शेयर देखिए जरा क्या हुआ है इनके साथ। जैसे अगर आप देखेंगे कि एचएएल, इसको अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राहुल गांधी बोले थे कि मोदी बर्बाद कर देंगे इसको अगर आप देखेंगे मार्च 2018 में इसका शेयर आया था, ये 557 रुपया पे इसका शेयर था 2018 में। आज की डेट में अभी इसका शेयर कहां है आपको पता है? 4641 रुपया। तो जिस भी व्यक्ति ने राहुल गांधी की बात सुनकर कि मोदी एचएएल बर्बाद कर देना चाहते हैं, ये पैसा निवेश नहीं किया था, वो आज की डेट में रो रहा है। और जिसने विश्वास जताया था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, वो आज की डेट में राजा बना हुआ है, क्योंकि शेयर रॉकेट बना हुआ है। इसी तरह से आप देखिए एलआईसी, इसके लिए कहा राहुल गांधी ने, अरे मोदी जी एलआईसी का पैसा, आपका पैसा डुबा दिए। ये मई 2022 में एलआईसी का शेयर था 826 रुपए का। आज की डेट में अभी ये बना हुआ है 1033 रुपए का। 1033। राहुल गांधी की बात सुनने वाला अपना बाल नोच रहा है, अरे यार क्या सुन लिए। इसी तरह से आप देखिएगा, एक है मजगांव डॉकयार्ड, ये डिफेंस के लिए जहाज बनाती है। इसका शेयर 2020 में कितना था आपको पता है? इसका 2020 में शेयर था 168 रुपए का। आज की डेट में जिसने इसमें पैसा लगा दिया वो जहाज बनाता है, ये इसका पैसा खुद जहाज बना हुआ है। आज की डेट में इसका शेयर है 4308 रुपया का बॉस। 4308, 168 रुपए का शेयर। ये हालत है। इसी तरह से अगर आपको दिखाऊं, अगर आप देखिएगा कि क्या स्थिति है भाई, मतलब जो आदमी पैसा लगा रहा है वो बम बम हो जा रहा है। मैं आपको एक बार जैसे अगर आप देखिए कि बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका 2014 में शेयर कितने का था? 14 रुपए का, मात्र 14 रुपए का। आज की डेट में इसका शेयर है 228 रुपए का, 228 रुपीज। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्प, आईआरएफसी, इसका शेयर, आईआरएफसी का शेयर यह था 2021 में 24 रुपया, मात्र 24 रुपया। कोई सोच नहीं रहा था कि कहां जाएगा। आज की डेट में इसका शेयर बढ़कर हो चुका है 167 रुपए का। तो ये आज की डेट में हाल है कि हर शेयर रॉकेट बना हुआ। लेकिन फिर भी आपको यही कहूंगा कि अपनी पूरी समझदारी से सोच समझ के रिसर्च करके तब पैसा लगाइए। ये तो मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं कि कौन ऊपर गया नीचे गया, लेकिन मार्केट में चूंकि रिस्क तो होता ही है, तो वो देखकर अपने हिसाब से पैसा लगाइएगा, ये भी बता दे रहा हूं। इस तरह से शेयर मार्केट में बंपर कमाई में सबसे अच्छी बात यह है कि गांव कस्बों तक के लोग इससे जुड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत नहीं, जमकर शेयर मार्केट में पैसा भी लगा रहे हैं। क्योंकि 2017 में सेबी ने एक सर्वे किया था जिसमें देश के ग्रामीण इलाके के 6,997 लोगों का सर्वे किया गया। इसमें से आपको यकीन नहीं होगा, मात्र 32 लोग उस समय शेयर मार्केट में निवेश करते थे 2017 में। 32 लोग, यानी आबादी का मात्र 0.2%। 2021 में सेबी ने फिर सर्वे किया तो म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले 1 लाख से कम आय वाले 16,33,000 निवेशक हो गए, जो कुल निवेशकों का 8.8%। 1 लाख से 5 लाख की आय वाले 1,13,00,000 निवेशक थे, जो कुल निवेशकों का 61% था। यह आंकड़ा भी आपको हैरान कर देगा कि देश के पिछड़े इलाकों से शेयर मार्केट में किसी तरह का निवेश करने वाले लोगों की संख्या कोविड के दौरान 5% बढ़ी, और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जिसका मतलब यह है कि शेयर मार्केट में अब सिर्फ कुछ बड़े शहरों का दबदबा नहीं रह गया, छोटे छोटे शहरों कस्बों से लोग मार्केट में आ रहे हैं। भारत के स्टॉक मार्केट में लगातार हो रही ग्रोथ से चीन तक घबराया हुआ है। दरअसल चीन का दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले मार्केट सेक्टर में एक तरफा राज रहा है, लेकिन भारत ने इस साल चीन को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले 3 साल से चीन का स्टॉक मार्केट इंडेक्स यानी CSI 300 लगातार गिर रहा है, जबकि भारत का निफ्टी 50 लगातार 8 साल से बढ़ रहा है।
दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के स्टॉक मार्केट में चीन की हिस्सेदारी 21.58% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 22% के पार चली गई। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ 4 साल पहले तक इसी स्टॉक मार्केट में भारत की हिस्सेदारी मात्र 8%। यानी भारत, उसकी अर्थव्यवस्था, वहां दिखने वाले जो भविष्य की संभावनाएं हैं, उसमें दुनिया पैसा लगा रही। भारत के छोटे छोटे कस्बों, शहरों के लोग पैसा लगा रहे हैं और पैसा बना रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट में पैसा सोच के लगाइए, क्योंकि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन कभी कभी नीचे भी आता है। तो ऐसे ही अंधा पैसा लगाइएगा तो हो सकता है नुकसान हो। पढ़ के, दिमाग लगा के अच्छे से पैसा लगाइए।